हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं जो फाइनली अब ओवर होने वाले हैं, आज आपका लास्ट एग्ज़ाम है, तो इसीलिए ये पार्ट 3 जो कि हम फाइनल पार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमने इन पार्ट 1, 2 और 3 में कवर किया है आपके पिछले 5 साल के क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ हमने उनको यूनिट वाइज डिवाइड करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर किया है। इसलिए तीनों पार्ट को पूरा देखना, कोई क्वेश्चन कोई पार्ट स्किप मत करना और वीडियो को शेयर करना जो भी आपके कॉलेज ग्रुप्स हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आज जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं आपके जो एग्जाम्स हैं वो ओवर हो रहे हैं, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो बी स्टडी ऑटिक ने आपको कितना हेल्प किया या फिर हमारी जो वीडियोज़ हैं वो कितनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स इन प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन की डिमांड देखा करो क्या है, उसके बाद आंसर शुरू करा करो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं उनका क्या रोल है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कैसे वो सस्टेनेबल ग्रोथ या डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो थोड़ी पिछड़ी हुई जो कम्युनिटीज़ हैं या फिर जो थोड़ा माइनॉरिटी में कह सकते हैं आती हैं, उनको कैसे ही जो सोशल मूवमेंट्स हैं ये एम्पावर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो न्यू समझने से पहले ओल्ड समझना होगा। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स होते थे जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। न्यू सोशल मूवमेंट्स होते हैं जो कि पीपल लेड मूवमेंट्स होते हैं, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ये रन किए जाते हैं। अब ये जो न्यू सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है एनवायरमेंट को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, जेंडर इक्वलिटी और ट्राइबल राइट्स को लेके। ठीक है, एग्जाम्पल्स है चिपको मूवमेंट जो कि एनवायरमेंट के लिए हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दलित एंड वुमेन्स राइट मूवमेंट। ठीक है, अब क्या पॉजिटिव रोल है इन प्रमोटिंग सोशल डेवलपमेंट की, कैसे जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं ये कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, यानी कि आसान भाषा में समझते हैं तो ये जो मूवमेंट्स हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ था, वहाँ पे फोकस किया गया था कि कैसे हमें फॉरेस्ट को सेव करना है और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, और ये प्रमोट करता है इस आइडिया को कि हमें नेचर का इस्तेमाल करना है बिना उसको डिस्ट्रॉय करे, वरना क्या होगा कि आने वाले टाइम पे, मतलब फ्यूचर की जो जनरेशन है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज मिल ही नहीं पाएंगे अगर हम अभी सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर ओवर यूज़ करेंगे या फिर उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। सेकेंड है रेजिंग अवेयरनेस, यानी कि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स होते हैं, जो NSMs होते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों को एजुकेट करते हो अबाउट क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि देखो, ये ना बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे ना आप अवेयरनेस फैलाते हो। ठीक है, जैसे कि एक है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, शायद अर्थ बाय वरी कुछ ऐसे करके है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो वो काफ़ी इस चीज़ को लेके अवेयरनेस फैला रहे हैं कि यमुना नदी कितनी गंदी हो चुकी है, राइट, स्मेल आती है पास से भी गुजरो तो, स्पेशली दिल्ली के आसपास तो, और दिल्ली के अंदर बात करें तो बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा डाल दिया, कहाँ एक टाइम पे पूजा जाता था। ठीक है, इसके अलावा हिंडन जो रिवर है उसका बहुत बुरा हाल है, और अब तो गंगा जी में भी लोग कूड़ा फेंकते हैं, है ना। तो अवेयरनेस फैलाते हैं, और ऐसे नहीं कि वो अकेले हैं, नहीं, उनकी प्रॉपर शायद एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है उन्होंने जो ये काम कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आइडिया को स्प्रेड करते हैं कि भैया आप ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ भी तो जा सकते हो, आप इको फ्रेंडली तरीके से भी तो रह सकते हो, है ना, अपनी लाइफ को जी सकते हो। अपोजिंग हार्मफुल प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स होते हैं यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करते हो
ऐसे प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जिसमें क्या होता है, लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, नेचर को हार्म पहुंचाया जाता है, जहाँ पे जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा कहीं डैम बनना हो, माइंस हो या इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होनी हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, यानी कि हटाया जाएगा, जंगल काटे जाएंगे, पेड़ वेड़ काटे जाएंगे, ठीक है, जानवरों को हटाया जाएगा, है ना। तो ऐसे जो हार्मफुल प्रोजेक्ट्स हैं, जो सिर्फ इंसान नहीं, जानवर नहीं, बल्कि नेचर के लिए भी बहुत सही तो बिल्कुल भी नहीं है ना, उनके लिए जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर ऑल्टरनेटिव पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट मॉडल्स, और यहाँ पे ये बात करते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट ज़रूरी है, बट आप पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट भी तो कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है वॉइस टू द वॉइसलेस, यानी कि न्यू सोशल मूवमेंट्स पावर देते हैं, वॉइस देते हैं वॉइसलेस को, यानी कि ऐसे समाज के सेक्शंस, ऐसे वर्ग जिनको कहीं ना कहीं इग्नोर्ड फील होता है या फिर उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उन सभी के लिए न्यू सोशल मूवमेंट्स एक आवाज़ है, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो दलित हो, चाहे विमेन हो, चाहे वो पुअर ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड फॉर राइट्स एंड जस्टिस, यानी कि यहाँ पे लैंड राइट्स की, फेयर वेजेस की वर्कर्स के लिए, और एजुकेशन और डिग्निटी फॉर ऑल, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे डिमांड रखी जाती है। स्ट्रेंथन लोकल पार्टिसिपेशन, यानी कि इनकरेज किया जाता है लोगों के कि भाई आप भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने और आप भी अपने लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट करें और अपने लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। अब क्यों उसको क्रिटिसाइज किया जाता है? पहला है लैक ऑफ यूनिटी, यानी कि देखो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कब शुरू होते हैं और कब खत्म हो जाते हैं वो हमें पता भी नहीं चलते, बिकॉज दे वर वेरी स्मॉल एंड स्कैटर्ड, राइट, इसीलिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, फिर नहीं भी होता है, ठीक है। स्लो रिजल्ट, यानी कि दे फोकस मोर ऑन प्रोटेस्टिंग देन ऑफरिंग प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि कोई स्मूदी बना रहा है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स और ओट्स बनाना है ना, इन सबकी स्मूदी बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सामने वाले को मना कर रहे हो कि वो यहाँ पे जो नॉर्मल मिल्क है उसका यूज़ ना करे, ठीक है, तो सामने वाला आपसे कहेगा ठीक है तो किसका यूज़ करो, है ना, कोकोनट वाटर, नॉर्मल मिल्क, आमंड मिल्क, काउ मिल्क, वाटर, किसका, और आप उसको कोई सब्स्टिट्यूट या फिर कोई ऑल्टरनेटिव दे ही नहीं रहे हो, है ना, कि भाई इसकी जगह इसको रिप्लेस कर लो, इसका कर लो, तो वो आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा, है ना। वहीं पे आप बोलो कि भाई देखो अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो आगे जाके ये नुकसान है, तो फिर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो जिससे कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिले, तो वो सोच विचार भी करे, बात भी माने। बिल्कुल सेम यहीं पे होता है कि यहाँ पे ना आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हो किसी चीज़ के खिलाफ, लेकिन आप वहाँ पे कोई सोल्यूशन भी तो दो। वो कहेंगे कि ठीक है आप मना कर रहे हो, हम इन पेड़ों को नहीं काट रहे, अब क्या करें, अब कैसे डेवलपमेंट होए, है ना। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस भी देने ज़रूरी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है सीन एज एंटी डेवलपमेंट, यानी कि कुछ लोग और गवर्नमेंट देखते हैं इसको कि ये काफ़ी ब्लॉकेज का काम करते हैं प्रोग्रेस के अंदर, और ये ग्रोथ के खिलाफ जाते हैं, क्या, न्यू सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच टूवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाई इज दिस अप्रोच क्रिटिसाइज्ड, यानी कि बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, पहले क्रिटिसाइज बाद में करेंगे, पहले देखो ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हम जानते हैं क्या होता है, ओवरऑल एक ह्यूमन की ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि बेसिक मिनिमम नीड्स, तो आज तक हमने पढ़ा है कि वे रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये 3 चीज़ें तो बेसिक मिनिमम नीड्स होते हैं। अब क्या ये अप्रोच है कि उसको क्रिटिसाइज किया गया, अब हम पढ़ते हैं। चलो ये है व्हाट इज द बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच, मीनिंग क्या है इसका। सो इट इज़ अ प्लान टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स टू एवरी पर्सन सो दे कैन लिव अ डिसेंट लाइफ। बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच एक ऐसा प्लान है जहाँ पर आप लोगों को बेसिक नीड्स जो है लोगों की फुलफिल करते हो, जिससे कि हर कोई एक डिसेंट लाइफ जी सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या होती हैं जो मेन जो नीड्स होती हैं लोगों की, ये है फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि खाना, साफ पीने का पानी, शेल्टर यानी हाउसिंग, हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल वगैरह, एजुकेशन यानी स्कूल कॉलेजेस किताबें ये सब, क्लॉथिंग और सैनिटेशन यानी कि ड्रेनेज एंड टॉयलेट्स, ठीक है। अब गोल क्या है ये बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच का, तो देखो गोल बहुत सीधा सा है कि हर किसी की अगर बेसिक मिनिमम नीड्स को फुलफिल कर दिया जाए तो फिर पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लोग एक अच्छी जो लाइफ की क्वालिटी है वो लोगों को मिल पाएगी, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों के पास तक पहुंच पाएगी, स्पेशली फॉर द पुअर, राइट। अब इंडिया में पहली बार इस अप्रोच को लाया गया हमारे जो 5th 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे, ठीक है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इसको हिस्सा बनाया गया
1974 से 79 के टाइम पे इसको इंक्लूड किया गया 5th 5 ईयर प्लान में, किसको, बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच को, ठीक है। व्हाई इज द बेसिक मिनिमम नीड्स यानी कि BMN अप्रोच क्रिटिसाइज, कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, उनको फूड, शेल्टर, क्लॉथ, सैनिटेशन, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब मिल रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले तो टू बेसिक, यानी कि सारा फोकस है मिनिमम नीड्स के ऊपर है। व्हाट अबाउट पीपल्स फुल ग्रोथ एंड पोटेंशियल, यानी कि आप यहाँ पे मिनिमम नीड्स पे ध्यान दे रहे हो, रोटी कपड़ा मकान दे दिया एक बार, ठीक है, बट आगे जाके उसकी फुल ग्रोथ का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, क्या उसमें पोटेंशियल है क्या नहीं, इन सब चीज़ों को तो कोई भी नहीं देखता है ना। नेक्स्ट है नो फोकस ऑन राइट्स और फ्रीडम, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, चॉइसेस और डिग्निटी के बारे में कोई बात ही नहीं है, विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट का हिस्सा है, क्योंकि आप ह्यूमन डेवलपमेंट में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकते, उससे कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, चॉइस, डिग्निटी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, यानी कि जस्ट बिल्डिंग स्कूल्स और क्लिनिक्स इज नॉट इनफ इफ क्वालिटी ऑफ सर्विस इज पुअर, यानी कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि बहुत सारी जगह पे जो स्कूल्स हैं इतनी एकदम टॉप नॉच बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, हॉस्पिटल्स इतने बढ़िया बढ़िया बना दी गई हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर्स सही नहीं है, इलाज अच्छे से नहीं हो रहा है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है ना, और दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, राइट, लोगों को अच्छा वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, या ऐसे स्कूल्स के अंदर टीचर्स अच्छे नहीं हैं, या तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, या तो बच्चों की जो अटेंडेंस है वो काफ़ी शॉर्ट है ना, ये सारी चीज़ें। तो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटी को रखा जाता है, स्कूल, बिल्डिंग, क्लिनिक ये सब बना दिए जाते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है, यानी कि सर्विसेज नहीं है। नेक्स्ट है टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि अक्सर क्या करना है, क्या नहीं देना है, क्या बेसिक मिनिमम नीड्स है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड कर देती है, बिना उन लोगों को इन्वॉल्व किए जिनको एक्चुअल में ये लोग सर्व करने वाले हैं, राइट। इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या पसंद है क्या नापसंद है, आप सिर्फ अपनी मर्जी से कोई भी गिफ्ट उठा के उसको दे रहे हो, ठीक है। सो ऑफन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग लोकल पीपल और अंडरस्टैंडिंग देयर रियल नीड्स, बिना लोगों के असली ज़रूरत समझे आप सिर्फ बेसिक मिनिमम नीड्स, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगे हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर रीजनलिज्म के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। रीजनलिज्म क्या होता है, जब आप अपने स्टेट, अपने रीजन के प्रति ज़्यादा लॉयल हो जाते हो इंस्टेड आप अपने देश के, ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसको हम रीजनलिज्म बोलते हैं। यानी कि आप किसी बाहर देश में गए हो, आपसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो आपने ये नहीं बोला आप इंडिया से हो, आप बोल रहे हो मैं तो पंजाब से हूँ, मैं तो केरल से हूँ, है ना, मैं बिहार से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, राजस्थान से हूँ, कश्मीर से हूँ, आप ये नहीं बोल रहे हो इंडिया से हूँ, क्योंकि आपको अपने स्टेट और रीजन ज़्यादा प्यार है, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें बुराई भी क्या है, तो आगे जाके देखेंगे क्या बुराई है क्या अच्छाई है। सो रीजनलिज्म मीन्स पीपल शोइंग मोर लॉयल्टी टू देयर स्टेट और रीजन देन टू द होल कंट्री। क्या क्या फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल रीजनलिज्म के लिए। पहला है कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस, यानी कि देखो हमें पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस, कस्टम, ट्रेडिशन ये सब एग्जिस्ट करते हैं, राइट। लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है खुद के कल्चर और लैंग्वेज को लेके, लेकिन यही जो देखो जब हम बात करते हैं ना एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप, रीजनलिज्म, तो हम बात करते हैं अस और देम के बारे में, है ना। अस और देम क्या होता है, देखो एक एग्जांपल देती हूँ, आने वाले 2-3 क्वेश्चन में वो बहुत हेल्प करेगा। अब अस और देम क्या होता है, अब इमेजिन करो कि 10 लोग एक ग्रुप में हैं, 10 लोग दूसरे ग्रुप में, एक ग्रुप है वो केरल का है और दूसरा पंजाब का, ठीक है। अब जो केरल वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई हम, है ना, केरल वाले 10 लोग, हम केरल से हैं, हमारा रहना, खाना, पहनना, ओढ़ना सारी चीज़ें एक है, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन एक है, यानी हम अस हैं, है ना, US अस। और देम कौन है, वो जो उस तरफ खड़े हैं। लेकिन वो जो अब 10 पंजाबी हैं उनका भी सेम एथनिक, वो भी एक एथनिक ग्रुप है ना, उनको भी अपने पंजाब से प्यार है, अपनी बोली से प्यार है, अपने रहने, खाने, पीने, बोलने, है ना, हर चीज़ से प्यार है। तो ये क्या होता है, ये अस और देम वाली फीलिंग होती है, यानी कि जब आप खुद को ये नहीं देख रहे हो कि आप दोनों ही केरल से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, महाराष्ट्र से हो, आप इंडिया का ही हिस्सा हो। आप क्या देख रहे हो कि नहीं वो पंजाब से हैं, उनका जो रिलीजन है, कल्चर है, ट्रेडिशन है अलग है और हमारा अलग है, तो इससे आते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस। अब इस एग्जाम्पल को याद रखना, आने वाले कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करने वाला है,
ठीक है। चलो अब आ जाओ कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस, कस्टम्स और ट्रेडिशंस, जहाँ पे लोग स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं अपने कल्चर और लैंग्वेज से। नेक्स्ट है अनइवन डेवलपमेंट, यानी कि कुछ जो स्टेट्स हैं यहाँ पे काफ़ी फास्ट उनकी ग्रोथ हो रही है, बाकी जो स्टेट्स हैं कुछ वो पीछे भी रह जा रहे हैं, और जो पुअर रीजन्स हैं उनको ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं दे रही और उनको इग्नोर कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रीजन्स, यानी कि जो लोकल लीडर्स हैं वो प्रमोट करते हैं रीजनल प्राइड को सिर्फ पावर और वोट को गेन करने के लिए। जैसे अभी भी न्यूज़ में एक चीज़ चल रही है, वो सिर्फ वोट और पावर के लिए हो रहा है और लोगों को बांटने के लिए हो रहा है। सो दिस इंक्रीज रीजनल फीलिंग अमंग पीपल, नेग्लेक्ट ऑफ लोकल नीड्स। अब जब लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई हमारे रीजन के अंदर ना तो वाटर फैसिलिटीज़ है, अच्छी खासी क्लीन वाटर है, ना कुछ रोड्स ढंग की बनी हुई है, ना जॉब्स वगैरह हैं, तो फिर और जब ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती तब लोग टर्न करते हैं किसकी तरफ? रीजनलिज्म की तरफ। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा, वोट तो हमने भी दिया था सरकार को, तो हमने भी चुना था, है ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि जब जॉब्स नहीं मिलती है, इंडस्ट्री सेटअप नहीं होती है कुछ स्टेट्स के अंदर, तो वहाँ के लोगों के अंदर एंगर होता है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उसके बाद फिर वो डिमांड करते हैं कि भाई या तो हमें स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करो या फिर तो हमें ज़्यादा सपोर्ट दो। ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ऐसा लगता था पहले के टाइम पे, शायद अब भी लगता हो, शायद नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बदली हैं, राइट। तो पहले के टाइम पे जो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि देखो उनका कल्चर अलग है, तो शायद इंडिया के साथ मिलने में जो उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनकी आइडेंटिटी है वो कहीं खो ना जाए, जो कि मुझे लगता है कि सही भी है। मतलब हर किसी को अपना कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, नॉर्म्स और सारी चीज़ें बहुत प्यारे होते हैं, राइट। ठीक है, तो कोई भी इसको खोना नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्या है, जब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इंडस्ट्रीज नहीं है, जॉब नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, हमारे ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या होता है लोग डिमांड करते हैं स्पेशल स्टेटस के लिए। नेक्स्ट है माइग्रेशन इश्यूज। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो लोकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आउटसाइडर फील करते हैं। ठीक है। सो लोकल्स समटाइम फील दैट आउटसाइडर्स आर टेकिंग देयर जॉब। नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी जो लोकल्स होते हैं ना, उनको ये लगता है कि जो आउटसाइडर्स हैं वो उनकी जॉब लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वे प्रोटेक्ट करो लोकल राइट्स को, है ना। जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर देखो, मैंने नोटिस किया है कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो राजस्थान और यूपी और हरियाणा से हैं और एमपी के कुछ जगहों से लोग बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली राजस्थान और यूपी से, है ना, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, राइट। तो ये इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं वैसे, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे फॉर्मेशन हुआ रीजनल आइडेंटिटीज का इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति के अंदर। देखो अभी हमने पढ़ा है रीजनलिज्म क्या होता है। तो रीजनल आइडेंटिटी का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो अपने स्टेट, लैंग्वेज, कल्चर और रीजन से देन टू द होल कंट्री। इंडियाज़ डाइवर्सिटी, हमने अभी पढ़ा है, ये क्वेश्चन वैसा ही है कुछ सिमिलर सा, कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन एग्जिस्ट करते हैं। पीपल इन ईच रीजन फील प्राउड ऑफ द लोकल आइडेंटिटी, यानी कि लोग जो भारत में रहते हैं अपने अपने रीजन से सब बहुत प्यार करते हैं। जैसे तमिल है, बंगाली है, पंजाबी हैं, ये सभी अपने रीजन से बहुत प्यार करते हैं, अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं। और इसीलिए फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया 1956 में, जहाँ पे इंडिया को डिवाइड किया गया इनटू स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल, जब भाषा के बेस पे बंटवारा हुआ राज्य का। ठीक है। एंड दिस गिव पीपल अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रीजनल प्राइड। यहाँ पे लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रीजनल प्राइड होता है कि भाई पंजाबी बोलने वाले पंजाब में है ना, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, ये सब, राइट। रीजनल पार्टीज, यानी अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, अब ये हमेशा से इन चीज़ों का फ़ायदा उठाती आई हैं, है ना। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसी वीडियो में आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंटरेस्ट। अब ये लोकल इंटरेस्ट के ऊपर काम करने लगे, जो रीजनल इश्यूज हैं जैसे लोकल जॉब, लैंग्वेज, कल्चर, इन सब के ऊपर काम करने लगी और सब ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। जैसे तमिलनाडु में DMK और महाराष्ट्र में शिवसेना। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कुछ रीजन्स को इग्नोर फील होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर वो डिमांड करते हैं ज़्यादा पावर, रिसोर्सेज और इवन न्यू स्टेट तक की डिमांड कर लेते हैं, जैसे कि तेलंगाना जो बना। नेक्स्ट है कल्चरल प्राइड, यानी कि फेस्टिवल, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड,
ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो कि आपको बहुत प्राउड फील कराती हैं अपने रीजन से लेके, है ना। हर एक स्टेट का अपना कुछ स्पेशल खाना होता है, कुछ स्पेशल कोई फेस्टिवल होता है, राइट। अब इन्हीं चीज़ों को जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्बन माइग्रेशन, यानी कि विलेज से शहरों में जो लोग आ रहे हैं, और जेंडर डेवलपमेंट यानी मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराना। सो ए है रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन, यानी कि मूविंग फ्रॉम विलेज टू सिटी। मतलब क्या है, अब देखो दो चीज़ समझो, ये पूरा हमसे समझ आ जाएगा ए पार्ट, कि दो फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है, माइग्रेशन में। एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। अब यहाँ पे जो विलेज है, जो गांव है, वो आपको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है कि भाई मेरे पास, यानी कि विलेज के पास ना ही तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना ही जॉब्स हैं, ना ही एडवांस कोर्सेज हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, है ना, बड़ी बड़ी डिस्पेंसरीज हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर जो विलेज है वो धक्का दे रहा है कि तुम बाहर निकलो, है ना, कहाँ जाओ, सामने जो सिटी है जो तुम्हें पुल कर रही है, खींच रही है। सिटी कैसे खींच रही है, मान लो एक विलेज है जो तुम्हें पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है कि भाई यहाँ से जाओ, यहाँ पे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज है। वहीं पे रस्सी लेके सामने खड़ी हुई है कौन, सिटीज, जो आपको रस्सी दे रही है कि भाई आओ, यहाँ पे तुम्हें जॉब भी मिलेगी, तुम्हें रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे एजुकेशन के लिए कोर्सेज वगैरह, स्किल्स वगैरह, ठीक है, और अच्छी यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो पुश और पुल फैक्टर काम करते हैं माइग्रेशन के अंदर। पुश यानी चीज़ें आपको भगा रही हैं कि निकलो, यहाँ कुछ नहीं है, और पुल फैक्टर चीज़ें आपको खींच रही हैं कि भाई आओ, है ना, यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। सो मीनिंग क्या है माइग्रेशन का, इट मीन्स पीपल लीव विलेजेस एंड मूव टू सिटीज टू फाइंड बेटर जॉब्स, एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल। मेन रीज़न क्या है, क्योंकि विलेजेस के अंदर फ्यू फैसिलिटीज़ होती हैं, लैक ऑफ जॉब्स एंड पुअर फार्मिंग। पुल फैक्टर होता है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था ना, पुल फैक्टर यानी सिटीज़ आपको खींच रही है अपनी तरफ कि भाई हमारे यहाँ बहुत काम है करने को, बेटर स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और हायर इनकम में आप मूव कर जाओ, ठीक है। अब मूव तो कर गए, अब एक सिटी की कैपेसिटी है कि वो 2 लाख लोगों को रख सकती है, अब वहाँ पे आ गए 8 लाख, तो अब क्या होगा, ओवर क्राउड हो जाएगा। जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको ही जॉब नहीं मिल रही, बाहर वालों को कैसे मिलेगी, स्लम्स वगैरह में रहना पड़ेगा, ट्रैफिक होगा तो पोल्यूशन भी होगा, ठीक है। और जिस गांव को लोग पीछे छोड़कर आए हैं, वहाँ पे क्या दिक्कत है, वहाँ पे अब यंग वर्कर्स रहेंगे ही नहीं, सिर्फ जो बूढ़े लोग हैं वही रह जाएंगे। यानी कि इवन पता है आपको, ऐसा होता भी है कि आजकल ना लोग सब सिटीज़ वगैरह में मूव कर गए और अपने विलेजेस में से फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम पे जाते हैं, है ना। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं वो शायद अपने दादा दादी और नाना नानी जिनके गाँव में रहते हैं वो उनसे नहीं अटैच हो पाते, तो वो अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाते होंगे ज़्यादा, है ना। ज़्यादा अच्छी चीज़ें माँ बाप सिखा देते हैं बट ज़्यादा, और ठीक है। इसके अलावा और मुझे क्या लगता है कि अगर हर कोई सिटी की तरफ मूव कर गया, तो जो पुरानी पीढ़ी है, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, एक ना एक टाइम पे तो देखो सबको जाना है, वो भी जाएंगे, तो खेती बाड़ी करेगा कौन, क्योंकि सबके बच्चे तो सिटीज़ में मूव कर गए, खेती बाड़ी अगर आती नहीं है तो कौन करेगा खेती बाड़ी, है ना। तो आगे जाके देश को खाना कैसे मिलेगा, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, माइग्रेशन को रोके। कैसे रोकेगी, रूरल एरियाज़ के अंदर अच्छी फैसिलिटीज़ और जॉब्स क्रिएट करके, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज, ये सारी चीज़ें वहीं पे प्रोवाइड करके, जिससे कि लोग वहीं पे रह के आगे बढ़ते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर डेवलपमेंट, यानी कि इक्वल ग्रोथ फॉर मेन एंड वीमेन। इसका मतलब है कि मेन और वीमेन दोनों को ही हर एरिया में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वर्क हो, चाहे हेल्थ हो, या फिर चाहे राइट्स हो। अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गर्ल्स को भी बॉयज़ की तरह सेम अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस मिलने चाहिए एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस में। हेल्थ, यानी कि विमेंस को अच्छा हेल्थ केयर मिलना चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर मिलना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ओके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि विमेन शुड हैव इक्वल पे एंड जॉब चांसेस लाइक मैन। जिस तरीके से मैन को पे किया जाता है और जॉब चांसेस मिलते हैं, इसी प्रकार जो विमेन्स हैं, महिलाएं, उनको भी मिलना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, यानी जो विमेन्स हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए पॉलिटिक्स में और लीडरशिप रोल्स में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेयरनेस एंड लॉज, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए जहाँ पे वो विमेन सेफ्टी और राइट्स को
इंश्योर करें, साथ ही मेंस को भी, क्योंकि जेंडर डेवलपमेंट में हम सिर्फ विमेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेंस की भी बात करते हैं। देखो जेंडर डेवलपमेंट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि विमेंस को अपलिफ्ट करने की बात की जा रही है, जो कि जनरली होता भी है। बट मुझे क्या लगता है कि जेंडर डेवलपमेंट का मतलब जेंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है इक्वली ट्रीट करना, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, दोनों की तरफ इक्वल ध्यान देना। तो विमेंस को लेके लॉज बनाए जाएं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, तो मेंस को लेके भी लॉज बनाने चाहिए, उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डाइवर्जेंट व्यूज, द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। ये जो क्वेश्चन है मैं आसान भाषा में बताऊं तो पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो हम नॉर्थ साउथ डिबेट पढ़ते हैं, जो ब्लेम गेम है। नॉर्थ कहता है कि साउथ पोल्यूशन कर रहा है, एनवायरनमेंट को बचाओ, साउथ कहता है तुमने पोल्यूशन कर लिया, तुम एनवायरनमेंट को बचाओ, है ना। तो अब यहीं पे बात करनी है कि डाइवर्जेंट व्यूज यानी कि अलग अलग क्या व्यूज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है हम सब जानते हैं, ठीक है, कि आज के टाइम पे इस तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो कि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो भी करे। सो इट मीन्स ग्रोइंग द इकोनॉमी व्हाइल आल्सो प्रोटेक्टिंग नेचर एंड हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स टुडे एंड इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यानी नॉर्थ की कंट्रीज, उनका फोकस रहता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर, है ना, कि पोल्यूशन को कम करना होगा, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। भाई उनके पास मनी भी है, टेक्नोलॉजी है, तो फिर अब क्या करें वो, अब वो प्लैनेट को सेव करने के ऊपर बात करेंगे, है ना। अगला है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज ध्यान दे रही हैं कि नहीं भाई पहले हमें पॉवर्टी खत्म करनी है, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करनी है, लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, ये सब एजुकेशन, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी, ये सब लोगों को देने हैं। उसके बाद हम काम करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, है ना। ये कह रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे से दैट पहले हम बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लें, उसके बाद हम एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, डेवलप्ड कंट्रीज वो हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो वो खाली बैठे हैं एक तरीके से, है ना। अब उनको क्या चाहिए कि चलो खाली है, हमने सारा एक्सप्लॉइट कर लिया, नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज कर लिया, अब हम नेचर को बचाएंगे। अब डेवलपिंग कंट्रीज कह रही हैं कि भैया जिस स्टेज पे तुम होके गए हो, हम उसी स्टेज पे हैं, हमें भी ग्रोथ चाहिए, हमें भी डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा। अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में पूरी तरीके से सोचेंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, मेन डिफरेंसेस इन व्यू, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कहते हैं सेव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट बचाओ। डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि भैया पहले हमें आगे बढ़ने दो, फिर एनवायरनमेंट बिल्कुल बचाएंगे, लेट अस ग्रो फर्स्ट देन विल प्रोटेक्ट नेचर, राइट। अब यहाँ पे डिमांड पर सपोर्ट है ना, डेवलपिंग नेशंस हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, आप तो डेवलप्ड हो ना और आप चाहते हो एनवायरनमेंट बचाएं, तो फिर आप हमें फाइनेंशियल हेल्प और टेक्नोलॉजी दे दो, जिससे क्या होगा कि हम एनवायरनमेंट को भी बचा पाएंगे और हमारी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, सो देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस, यानी कि दोनों ही साइड्स को, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग, मिलके काम करना होगा। द वर्ल्ड नीड्स अ प्लान दैट प्रोटेक्ट्स नेचर एंड रिड्यूस पॉवर्टी एट द सेम टाइम। हमें ऐसा प्लान नहीं चाहिए जो सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाए, हमें ऐसा प्लान भी नहीं चाहिए जो सिर्फ डेवलपमेंट लेके आए, हमें ऐसा प्लान चाहिए जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट भी हो रही है, आप पॉवर्टी रिड्यूस कर रहे हो और साथ ही साथ में आप एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हो। और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने से नहीं होता, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही होता है। जैसे कि सबसे पहले तो प्लास्टिक को यूज़ करना छोड़ दो, है ना, और फालतू में जो इधर उधर आप गाड़ियाँ लेके चले जाते हो उसको छोड़ दो, पोल्यूशन नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि क्या इंडिकेटर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो पहले हम जानते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि क्लीन एयर, वाटर एंड सॉइल, इन तीनों चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है। क्लीन एयर यानी कि साफ हवा, यानी पोल्यूशन फ्री एयर, साफ वाटर, क्लीन वाटर और अच्छी सॉइल, इन सभी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से वाइजली यूज़ करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ विद केयर, यानी कि हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, नो डाउट, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा जॉब्स आएंगे, इनकम बढ़ेगी, लेकिन हमें यहाँ पे नेचर को बिल्कुल भी हार्म नहीं करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है रिसोर्सेज का। सोशल इक्वालिटी, यानी कि हर किसी को बेसिक मिनिमम नीड्स जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए, लाइक फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वल राइट्स। लेकिन यहाँ पे फिर रिच और पुअर दोनों को ही आगे बढ़ाना है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सोशल इक्वालिटी, राइट। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हम सोलर, विंड और अदर क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोयल और ऑयल, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा और अर्थ भी प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे,
राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के समय पे भारत का क्या सिनेरियो था? फर्स्ट है मोर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने शुरू कर दिया था यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया स्टार्टेड बाइंग एंड सेलिंग मोर गुड्स विद अदर कंट्रीज। हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे थे, गुड सर्विसेज को सेल भी कर रहे थे, बाय भी कर रहे थे, जिससे कि जो फॉरेन कंपनीज थी वो भारत में निवेश कर रही थी। दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड ओपनिंग ऑफिसेज इन इंडिया लाइक एमएनसीज एंड ऑल। नेक्स्ट है ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, यानी कि आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, सर्विस, इन सभी सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली। दे ग्रू फास्ट, और जो सिटीज़ थी अब वो मेजर बिजनेस हब्स बन चुकी हैं। नेक्स्ट है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बहुत सारे जो लोग यानी प्राइवेट कंपनीज में जॉब मिली, स्पेशली इन टेक एंड कॉल सेंटर्स। और जो यंग पीपल है उनको बहुत फ़ायदा हुआ, स्पेशली सिटीज़ के अंदर। लेकिन इससे इनइक्वालिटी भी बढ़ी, यानी कि रिच और अर्बन का गैप बढ़ गया। जो रिच हैं उनके पास वो अफोर्ड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, उनके पास एक्सेसिबिलिटी है, राइट। अर्बन लोगों के पास है, लेकिन व्हाट अबाउट रूरल एंड पुअर पीपल, वो तो हमेशा पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिच और पुअर का गैप है वो फिर बढ़ता ही चला जाता है। जब तक आप किसी पुअर को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, उसको आगे बढ़ने के लिए चांसेस नहीं दोगे, जब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, और क्या होगा, वो पीछे रह जाएगा, और जो रिच है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस गैप को ख़त्म करना है तो फिर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली एक्सप्लेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इन द 1990s। यहाँ पे हम बात करेंगे LPG के बारे में। L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। ऑल राइट, सो व्हाट वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन? 1991 में इंडिया फेस करता है बिग इकोनॉमिक क्राइसिस, जहाँ पे हमारे पास जो डेट है वो बढ़ जाता है और मनी हमारे पास ना के बराबर होता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे, जितनी भी गवर्नमेंट ओन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं हम सबको प्राइवेटाइज कर देंगे, यानी कि प्राइवेट कंपनी उनको टेक ओवर कर देगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया के साथ व्यापार शुरू कर देंगे। यानी कि 1991 में जब इंडिया फेस करता है बिग इकोनॉमिक क्राइसिस, तो गवर्नमेंट स्टार्ट करती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाए। और इन्हीं रिफॉर्म्स को बोला जाता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब क्या है ये की टर्म्स? देखो, लिबरलाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो रिड्यूस होता है वो कम हो जाता है बिजनेस और ट्रेड के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट कंपनीज टेक ओवर कर लेते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को। और फिर होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंडिया की मार्केट को ओपन किया जाता है देश भर के लिए, जिससे क्या हो, दूसरे देशों के लिए, जिससे क्या होता है जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो भारत में आती हैं, हमारे साथ ट्रेड करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, अपने ऑफिसेज खोलती हैं, MNC सेटअप होती हैं, जो कि टेक्नोलॉजी वगैरह भी लेकर आती हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पहला है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ज़्यादा इंडस्ट्रीज यानी कि ज़्यादा सर्विसेज, मोर जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर्स, IT, टेलीकॉम, बैंकिंग में काफ़ी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलनी शुरू हो जाती है, काफ़ी ग्रोथ होती है। राइज ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि अब मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके पास एक्सेस है ज़्यादा प्रोडक्ट्स का, बेटर सैलरीज का और अच्छे लाइफस्टाइल का। इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज होती हैं वो भारत में आती हैं और यहाँ पे मनी और टेक्नोलॉजी भी लेकर आती हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ता है और इनइक्वालिटी भी होती है, क्योंकि अगेन रिच गॉट रिचर बट मेनी पुअर वो लेफ्ट बिहाइंड, स्पेशली इन रूरल एरियाज। भाई आप एक शहर के अंदर एक इंडस्ट्री खड़ी करो, एक फैक्ट्री खड़ी करो, एक MNC खड़ी करो, उसको हब बनाओ, कुछ भी कराओ। एक रूरल पीपल या फिर एक पुअर पीपल जिसको कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिली ही नहीं, जिसकी बेसिक मिनिमम नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाई, ठीक है, उसके लिए कुछ ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए पुअर का गैप यहाँ पे भी देखने को मिलता है। लॉस ऑफ सम पब्लिक सेक्टर जॉब्स, यानी कि LPG में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि और फिर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पहले तो गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह पे से कंट्रोल हटाया, फिर प्राइवेट कंपनीज को दिया, फिर ग्लोबलाइजेशन यानी मार्केट को ओपन कर दिया दूसरे देशों के लिए। तो यहाँ पे जो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको बेचा गया, जिनकी वजह से लोगों की जॉब्स चली गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। इसको कहानी की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो लेकर आए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की हिंदू और मुस्लिम के बीच में मिसट्रस्ट कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग कर दो, जिससे ये इनके अंदर मतलब इनमें आपस में बंटवारा हो जाए, डिफरेंसेस आ जाए। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने काम किया, हिंदू और मुस्लिम आपस में बट गए।
पहले इन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसके बाद इन्होंने डिमांड की उसके बाद इन्होंने बनाई मुस्लिम लीग, जहाँ पे इन्होंने डिमांड की सेपरेट कंट्री यानी कि पाकिस्तान की। उसके बाद ऐसे ही और बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया और 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ, अलग हो गए, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने चूज किया कि हम रहेंगे एक सेकुलर कंट्री यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य देश, जहाँ पे जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्वालिटी से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो रिलीजियस टेंशंस हैं वो रुके नहीं, वो कंटिन्यू रहे और हमें कम्युनल राइट्स देखने को मिले, कम्युनल राइट्स यानी कि धर्म के नाम पे जो दंगे देखने को मिले गुजरात और दिल्ली के अंदर। फिर क्या होता है, राइज ऑफ रिलीजियस पार्टीज, यानी कि अब ये देखा गया कि भाई अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स जो है, वो डिवाइड एंड रूल खेल के हिंदू मुस्लिम को बांट के दो देश आपस में बंटवारा करके चले गए। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा उठाया और पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट गेन करना शुरू कर दिया रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे, जिसे हम कहते हैं धर्म की राजनीति, रिलीजियस पॉलिटिक्स, जहाँ पे जो ग्रुप्स थे वो प्रमोट करते थे रिलीजियस आइडेंटिटी को, यानी कि जैसे कि जो कुछ पार्टीज थी वो सपोर्ट करती थी हिंदू नेशनलिज्म को, कुछ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को, कुछ दलित्स के लिए खड़े हो रहे हैं, है ना, कोई अलग अलग पार्टीज कोई लैंग्वेज के लिए कहीं से खड़ा हो रहा है, ठीक है, वो तो खैर एथनिसिटी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मीडिया एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स है ना, इन्होंने बहुत चीज़ें बढ़ाई हैं। यानी कि जैसे देखो, आपने देखा होगा अगर कोई नॉर्मल किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी भी लड़के के साथ कुछ होता है ना, तो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता कि राजपूत लड़के के साथ हुआ ये, है ना, यादव बॉय के साथ, यादव गर्ल के साथ हुआ ये, है ना, सिर्फ उसका नाम लिया जाता है, उसके समाज को नहीं जोड़ा जाता। बट जब भी कोई दलित हो तो इस चीज़ को मीडिया इतना हाईलाइट कर देती है कि एक दलित लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म, है ना, या फिर दलित लड़के को ये मारा गया है वो। ऐसे ही हिंदू नहीं बोलेंगे हिंदू लड़की के साथ हुआ, हिंदू लड़के के साथ नहीं, क्या बोलेंगे, अगर 1% मुस्लिम के साथ हुआ तो मुस्लिम छात्रा के साथ हुए। तो ये मीडिया किस लिए करता है, लोगों को आपस में बांटने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ओन करती हैं, तो वो अपने हिसाब से जो एजेंडा वगैरह है उसको रन करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी लोगों को एक नहीं करेंगी, क्योंकि ये डिफरेंसेस अस और देम वाली फीलिंग लेके आती हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है, लोगों के अंदर काफ़ी हेट्रेड होता है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ देखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि काफ़ी बायस्ड होते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स कभी कभी रिलीजियस डिविजन्स को बढ़ाते हैं, फेक न्यूज़ दिखाते हैं, हेट स्पीचेस दिखाते हैं और रिलीजियस हेट्रेड को फैलाते हैं, है ना। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स, यानी कि कम्युनल वायलेंस। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, पहले तो कम्युनल वायलेंस यानी कि टेंशन बढ़ जाती है धर्मों के बीच में, तो दंगे होते हैं, डेथ्स होती हैं, फियर, लोग डर में रहते हैं, काफ़ी लोग मरते भी हैं। डिवीजन इन सोसाइटी, समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में बंटवारा हो जाता है। अब यहाँ पे एक इंडियन नहीं है, यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ठीक है। नेक्स्ट है वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो फोकस होता है रियल इश्यूज के ऊपर नहीं होता है, शिफ्ट होकर रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर चला जाता है। यानी कि लोगों को जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, एजुकेशन अच्छी हो रही नहीं हो रही है, रोड बन रही है नहीं बन रही है, देश आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, नहीं, इन सबसे ध्यान भटका के हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ते रहते हैं, ऐसी जो सिचुएशन है वो बना दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्म टू नेशनल यूनिटी, यानी कि अब जो है ये बहुत ज़्यादा जब धर्म की राजनीति हो जाती है तो ये नेशनल हार्मनी को तोड़ देती है, पीस को, शांति को तोड़ देती है। अब यहाँ पे सिर्फ रिलीजन नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज भी बहुत बड़ा एक टर्म है, राइट, बहुत बड़ी एक टर्म है। क्या होता है कि जब भी मैंने आपको भी बताया, बार बार बता रही हूँ, जब अस ब्रैकेट में लिख के आना पेपर में, अस और देम, तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये डिफरेंसेस लेकर आती है, जिससे कि आप फिर अपने आप को एज ए इंडियन नहीं देखते हो, आप अपने आप को अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी स्टेट, अपना रीजन, अपने रिलीजन के हिसाब से फिर देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एथनिसिटी, डिस्कस द मेन कॉज ऑफ एथनिसिटी इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपको आता है, कैसे आता है, जो मैंने बताया था कि एक साइड ग्रुप ए है जो केरल के हैं, ग्रुप बी है जो कि 10 लोग कहाँ के हैं, पंजाब के हैं, है ना, अस और देम, राइट, अलग कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें, ये एथनिसिटी में और कुछ नहीं है। So ethnicity means a group of people who share the same culture, same religion, common language, common race, common tradition. It gives people a sense of identity and belonging. In India, people from different regions, tribes, caste and languages form different ethnic groups. मेन कॉजेज क्या है एथनिसिटी के इंडिया के अंदर, पहला है कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन है, जिसकी वजह से क्रिएट होती है स्ट्रॉन्ग एथनिक फीलिंग्स।
नेक्स्ट है रीजनल आइडेंटिटी, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अपने स्टेट और रीजन से देन टू द नेशन, यानी कि तमिल आइडेंटिटी, पंजाबी प्राइड, है ना, इन चीज़ों से लोग ज़्यादा फिर खुद को रेजोनेट कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ कि भाई हम एक देश से बिलोंग करते हैं, है ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि जो कुछ एथनिक ग्रुप्स होते हैं वो काफ़ी लेफ्ट आउट फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही, ना हमें जॉब दे रही, ना अपॉर्चुनिटीज़ दे रही, इसके सिवा गुस्से में आ जाते हैं और फिर राइट्स के लिए डिमांड करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल यूज, यानी कि कुछ लीडर्स इन्हीं एथनिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं वोट पाने के लिए, पावर पाने के लिए, और समाज के अंदर बंटवारा भी होता है इससे, दिस क्रिएट्स डिवीजन अमंग कम्युनिटीज़। हिस्टोरिकल इनजस्टिस, यानी कि जो कुछ ग्रुप्स है जिन्हें लगता है कि हमें तो भाई हमेशा से ही ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसे कि वेमेंस और दलित्स और ट्राइबल पीपल, इनको ऐसा लगता है कि भाई हमें तो हमेशा से ही ऐसे हर चीज़ से वंचित रखा गया है, पीछे रखा गया है ना, तो ये डिमांड करते हैं कि भाई हमें भी इक्वालिटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। तो हर एथनिक ग्रुप की अलग डिमांड होती है, अलग उनका एक्सपीरियंस होता है, अलग उनका कल्चर, लैंग्वेज, रीजन, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको कहानी की तरह पढ़ते हैं, स्टोरी की तरह। पहला है बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 से पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के ऊपर रूल करते थे, कोई यहाँ पे असली आज़ादी, रियल फ्रीडम नाम का कुछ नहीं था। कुछ इंडियन लीडर्स थे जैसे कि गांधी, नेहरू और अम्बेडकर, जिन्होंने लड़ाई लड़ी लोगों के अधिकारों के लिए और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के लिए। उसके बाद ये जो आइडिया था डेमोक्रेटिक इंडिया का, ये शुरू हो गया फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, काफ़ी पूरे देश में ये फैलने लगा। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी मिल जाती है 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 में इंडिया बिकेम फ्री, हम आज़ाद हो जाते हैं। और जो एक ग्रुप ऑफ लीडर्स है वो मिलकर संविधान बनाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को हम बनते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहाँ पे हमारे पास राइट होता है कि हम अपने लीडर्स को खुद से इलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इनेक्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट इलेक्शन। उसके बाद क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे, फिर हम आज़ाद हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सब। उसके बाद आओ फर्स्ट इलेक्शंस पे, यानी कि 1951 से 52 में भारत में पहली बार फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कराए जाते हैं, जहाँ पे लोग चाहे रिमोट एरियाज में हो चाहे विलेजेस में वो वोट देते हैं। दिस मेड इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और ये बनाता है पूरे विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी ओवर टाइम, फिर समय के साथ ग्रोथ होती रहती है, यानी कि ओवर द ईयर्स इंडिया देखता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हमारे पास हैं, पार्लियामेंट है जहाँ पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, डिबेट्स होती हैं, लॉज पॉलिसी ये सब आते हैं, बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि न्याय देता है, यानी कोशिश करना चाहिए देने की, राइट। इलेक्शन कमीशन जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर करता है, जिससे कि यहाँ पे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी ये सभी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ना आए, डेमोक्रेसी ही रहे, राइट। और फिर 18 से ऊपर जो भी हैं, 18 साल के ऊपर जो भी है, वो सब फिर वोट देते हैं और अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। ज़्यादा स्टेट्स बनने लगते हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, फिर लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाता है ना, मूवमेंट्स वगैरह, एनजीओ वगैरह इन सब के थ्रू। और फिर मीडिया, सिविल सोसाइटी ये सब भी अवेयरनेस वगैरह फैलती है और राइट्स को इम्प्रूव किया जाता है। तो चीज़ें समय के साथ साथ चलती रहती हैं। चैलेंजेस अलॉन्ग द वे, चैलेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि इन सभी के बीच में 1975 से 77 के बीच में इंडिया को इमरजेंसी फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाता है, इनइक्वालिटी होती है, कम्युनल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जैसे तैसे सर्वाइव कर जाती है। उसके बाद फिर दोबारा मेहनत की जाती है, लोगों का सपोर्ट लिया जाता है और दोबारा से हम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनते हैं। और आज के टाइम की बात करें, सो इंडिया स्टिल अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। हम रेगुलर इलेक्शंस कराते हैं, हमारे देश में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, आज भी लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास राइट टू वोट है, प्रोटेस्ट है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। वी कैन स्पीक फ्रीली एंड वी कैन डिमांड डेवलपमेंट, और यहाँ पे हम डेवलपमेंट के लिए भी डिमांड करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इवैल्यूएट द ऑन गोइंग डिबेट ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेना, ऑल्दो सभी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी गिव्स पीपल फ्रीडम एंड राइट्स, यानी कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास वोट देने का अधिकार है, वो उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दे कैन स्पीक फ्रीली, दे कैन चूज देयर लीडर्स, जिसकी वजह से और ज़्यादा फेयर और पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट होती है। यानी कि लोकतंत्र के अंदर जब तक आप लोगों को अधिकार नहीं दोगे, आज़ादी नहीं दोगे, जब तक
लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि हमारे पास राइट्स हैं, फ्रीडम है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट होता है। सम से डेमोक्रेसी स्लो। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि भाई डेमोक्रेसी में क्या है, हम अपना क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, फिर वो शपथ लेंगे, फिर वो कार्यकाल अपना लेंगे, पूरा संभालेंगे, समय बढ़ता रहेगा, डिबेट्स होती रहेंगी, लॉज पॉलिसीज आते रहेंगे, लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उनमें चेंजेस होते रहेंगे। तो क्या होगा, जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं या जो अर्जेंट एक्शन लेने चाहिए वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं। बट फास्ट डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, फास्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे लोगों का मानना है दैट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ग्रो फास्टर, कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, जैसे कि चाइना के अंदर ऐसे क्विक डिसीजन लिया जाता है विदाउट इलेक्शन। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सम से दैट हेल्प्स इन फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी के अंदर ना काफ़ी लेंदी हो जाती हैं चीज़ें, जैसे इंडिया और यूएन के रिलेशन है ना ट्रेड के मामले में, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी लेंदी हो जाती हैं चीज़ें, यानी कि कोई भी अर्जेंट डिसीजन लेना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए दुनिया भर के साइन, दुनिया भर के ऑफिसर्स के चक्कर और ये सब। और चाइना जहाँ पे क्या होता है, एकदम क्विक डिसीजन लिया जाता है, वो इलेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो एक कंपैरिजन है और कुछ नहीं है। बट डेवलपमेंट इज़ मोर देन मनी। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो ट्रू डेवलपमेंट है वो सिर्फ मनी नहीं है, मनी से नहीं होता। अमर्त्य सेन ने भी कहा था ना ये। तो ट्रू डेवलपमेंट का मतलब होता है एजुकेशन, यानी कि आप अच्छे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बना रहे हो, हेल्थ यानी कि आप अच्छे हॉस्पिटल्स बना रहे हो, डॉक्टर्स हैं, अच्छी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्टिस यानी कि कोर्ट अपना काम ढंग से कर रहा है, और इक्वालिटी यानी कि इक्वालिटी है, लोगों के बीच में समानता है। सो डेमोक्रेसी हेल्प्स प्रोटेक्ट दीज लॉन्ग टर्म वैल्यूज़। किसी भी दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, चाहे एरिस्टोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे एनार्की हो, चाहे ऑटोनॉमी हो, ऑटोक्रेसी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे सारी चीज़ें इंश्योर कोई नहीं करता। बट डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी चीज़ें, आपके राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, इसीलिए डेवलपमेंट तेज़ी से होती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप हमारी मेंबरशिप, जो कि बहुत ही रीजनेबल है, वो ज्वाइन कर सकते हो, जो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, या फिर सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडीओटिक, और अपने एक्सपीरियंस बी स्टडीओटिक के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।